माइक पार्टी पॉलिटिक्स बाय सुनील शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं सुनील शुक्ल। लेट्स माइक के कार्यक्रम पार्टी पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को केरल राज्य में बीजेपी की सरकार गठित करने का सपना दिखाया है। अपने हाल के दौरे में उन्होंने नारा दिया है, अब की बारी केरल की है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है उसको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और ये कहा कि केरल राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गठन का लक्ष्य अब बहुत दूर नहीं रह गया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जा रहा है और केरल में पार्टी का जनाधार बढ़ा है। उन्होंने ये अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि वो सरकार गठित करने का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने का प्रयास करें। अमित शाह जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं पिछले साल, उस चुनाव में जो ग्राम पंचायतों में और नगर निगमों में पार्टी को जो सफलता मिली है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके अपने कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि न केवल तिरुवनंतपुरम में मेयर का पद भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, बल्कि 30 ग्राम पंचायतों में भी जीत हासिल की है बीजेपी ने और लगभग 80 ग्राम पंचायतों में दूसरे स्थान पर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि ये जो मत प्रतिशत है या लोगों का जो जन समर्थन है यह उत्साहवर्धक है। आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई महीने में भी अमित शाह ने केरल का दौरा किया था और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि सरकार गठन करने का जो रास्ता है वह पंचायत चुनावों से होकर के ही गुजरता है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि 25% मत अगर हासिल हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन से बहुत दूर नहीं रहेगी। और पंचायत चुनाव के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया था। यह बात उन्होंने पिछले साल जुलाई के महीने में कही थी। लेकिन हासिल क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को पंचायत के चुनाव में लगभग 15% यानी कि 14.8% मत मिले हैं और वह अपने लक्ष्य 25% मत पाने के लक्ष्य से काफी दूर है। हालांकि अमित शाह कहते हैं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आंकड़े देके कहा कि 2014 में के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11% मत मिले थे। 2019 में के लोकसभा के चुनाव में यह बढ़कर के 16% हो गया और 2024 के लोकसभा के चुनाव में 20% हुआ। यह अमित शाह साहब का कहना है कि केरल में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। अगर 2024 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 20% मिले और पिछले साल दिसंबर के महीने में हुए पंचायत चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी केवल 14.8% तक सीमित रह गई, यानी कि जो लोकप्रियता या जो जन समर्थन उसको लोकसभा के चुनाव में मिला था वो पंचायत के चुनाव में उसे हासिल नहीं हो और लगभग 5% मतों में की गिरावट आई। खैर, अमित शाह साहब इसके बावजूद उत्साहित हैं और उनका यह कहना है कि एक विकसित केरल बनाने का सपना केवल भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। उनका यह कहना है कि सुरक्षित केरल वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित होने वाली सरकार ही पूरा कर सकती है और लोगों के आस्था को सुरक्षा वह भी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। वह एलडीएफ और यूडीएफ को दोनों को आपस में गठजोड़ रखने का भी उन्होंने आरोप लगाया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों के बीच में दोनों गठबंधनों के आपसी मेलजोल को बेनकाब करने का प्रयास करें। उनको ये बताने का प्रयास करें कि ये दोनों केरल के हितों के विरुद्ध है। अमित शाह जब यह बात कहते हैं कि एक विकसित केरल भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित होने वाली सरकार ही पूरा कर सकती है, तो वह यह बताने में विफल रहते हैं कि आज का केरल जो किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की तुलना में
जो मानव विकास के सूचकांक हैं उनसे काफी आगे है। चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे किसानों की बेहतरी का सवाल हो, चाहे रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे जीवन यापन के बेहतर होने का सवाल हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग का सवाल हो, किसी भी मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे तो केरल से किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की तुलना नहीं की जा सकती। गवर्नेंस वहां की सरकारों की प्राथमिकता में रही है। लेकिन अमित शाह साहब कहते हैं कि एक विकसित केरल वो केवल बीजेपी बना सकती है। उनका ये कहना है कि रेमिटेंस यानी कि जो बाहर काम करने वाले केरल के निवासी हैं उनके पैसे से आज आपको विकसित केरल दिखाई पड़ता है। वह स्थानीय स्तर पर केरल का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ये अमित शाह साहब अपने कार्यकर्ताओं को बताने का उन्होंने प्रयास किया है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि सुरक्षित केरल भी केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। उनका कहना है कि एलडीएफ और यूडीएफ, एलडीएफ यानी जो वामपंथी दलों का गठबंधन है और यूडीएफ यानी कि जो कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन है, इन दोनों को जो प्रचलित शब्द है वो एलडीएफ और यूडीएफ है। इन दोनों ही गठबंधनों पर वो आरोप लगाते हैं कि ये दोनों ही गठबंधन केरल के नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि जो अतिवादी संगठन है, और इसमें उन्होंने नाम लिया पीडीए और जमात इस्लामी का, कि जो अतिवादी संगठन के रूप में उनकी चर्चा की और कहा कि इनसे दोनों ही गठबंधन राज्य की जनता को बचाने में, सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। और ये कहा कि इन ऐसे अतिवादी संगठनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नियंत्रित कर सकती है। अपीजमेंट की पॉलिसी से यानी के कारण एक खास समूह या संप्रदाय या लोगों को जो संरक्षण देने की नीति रही है एलडीएफ और यूडीएफ की, इसके कारण से केरल राज्य सुरक्षित नहीं है। यह अमित शाह साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश की। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि आस्था को जो सुरक्षा देने का प्रश्न है वह भी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। उन्होंने सबरीमाला मंदिर में सोने के चोरी की घटना का उल्लेख किया और ये कहा कि अभी तक इस घटना का पर्दाफाश करने में जो आज की एलडीएफ की सरकार है वो विफल रही है, और जो आरोपी हैं या जिनके इस घटना में शामिल होने के आरोप है या आशंका है उनको एलडीएफ की सरकार संरक्षण दे रही है। गोया कि वह जो हिंदुओं का धार्मिक आस्था का सवाल है उसको भी सुरक्षा देने में विफल रही है। तो उन्होंने वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह इस विषय को लेकर के भी लोगों के बीच में जाएं और ये बताने का प्रयास करें कि आस्था को भी सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। निसंदेह तिरुवनंतपुरम के नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वो उसका उत्साह बढ़ाती है। लेकिन बाकी नगर निगमों में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? क्या वह उतनी ही ताकतवर है या उतनी ही ताकतवर पार्टी के रूप में उभरी है जो तिरुवनंतपुरम में दिखाई पड़ा? तिरुवनंतपुरम में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सफलता उल्लेखनीय है। हालांकि कोई बहुत चमत्कारिक उपलब्धि को आप नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले चुनाव में नगर निगमों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी और वह मुख्य विपक्ष थी। कांग्रेस को यह दर्जा नहीं प्राप्त था। लेकिन इस बार वह एलडीएफ यूडीएफ को परास्त करके मेयर का पद हासिल करने में कामयाब रही है। तिरुवनंतपुरम एक महानगर है और बड़ी संख्या में वहां जो माइग्रेटेड जनसंख्या वह भी रहती है। लेकिन तमाम तर्कों के बावजूद ये तो स्वीकार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत उपस्थिति तिरुवनंतपुरम में दर्ज की और वह नगर निगम पे कब्जा करने में कामयाब रही है। और इस उपलब्धि ने भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी जब केरल राज्य में चुनावी जीत हासिल करने की बात करती है तो वह जो पिछले एक दशक से केंद्र की सरकार है उसके उपलब्धियों की चर्चा नहीं। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के बार बार सत्ता में आने का उल्लेख तो करती है। अमित शाह ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा, जब उन्होंने ये नारा दिया कि अब की बारी केरल की है, एक
लाइन का उन्होंने नारा दिया अपने कार्यकर्ताओं को, और ये कहा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का सपना कोई बहुत अविश्वसनीय सपना नहीं है। और इसके पक्ष में उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में केंद्र की सरकार में तीसरी बार लगातार सत्ता में है, जबकि एक समय भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में केवल 2 सीटें थी। उन्होंने असम का भी उल्लेख किया कि असम राज्य में एक दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 विधानसभा में सीटें थी। वो लगातार 2 बार से सत्ता में है, और अमित शाह साहब का कहना है कि वो लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, और उसके पास व्यापक जन समर्थन है। उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने उल्लेख किया, और ये कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, जहां कभी पार्टी के पास केवल 25 सीटें हुआ करती थी। उन्होंने अमित शाह साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का केरल राज्य में उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। किन कारणों से सत्ता में है? जो विकास के सपने वो केरल के नागरिकों को दिखा रहे हैं, उन सपनों को भारतीय जनता पार्टी अपने उन राज्यों में जहां वह पिछले 1 दशक से 2 दशक से सत्ता में है, वहां पे क्या उन लक्ष्यों को हासिल कर पाई? विकास के जो सपने वो केरल के राज्यों को दिखा रही है, वह विकास के लक्ष्य उन राज्यों में हासिल कर लिए गए जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। अगर उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार से सत्ता में है बीजेपी, तो उसने विकास के लक्ष्य कौन से हासिल किए? अगर असम में वो लगातार 2 बार से सत्ता में है और तीसरी बार भी सत्ता में आने का सपना देख रही है, तो वो एक सुरक्षित असम बनाने का कितने प्रयास किए? अगर गुजरात में वो लगातार 4थी बार सत्ता में है, तो वहां विकास के कितने लक्ष्य पूरे कर लिए गए? मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक हासिल कर लिए गए? यह बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अमित शाह साहब भी वहां जाकर के आस्था का सवाल ही पैदा करते हैं। उनका ये कहना है कि आस्था की सुरक्षा केवल बीजेपी कर सकती है। सबरीमाला मंदिर के जो सोने की चोरी है, उसमें जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। माने मंदिर और आस्था, इन 2 विषयों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी उठती हुई दिखती नहीं। वह मोदी सरकार के जो कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, योजनाएं हैं, एक बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनके समाधान के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे जो प्रयास है, उनकी चर्चा नहीं करते। वो नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा नहीं करते। वह जब केरल की सुरक्षा की बात करते हैं, तब भी वह अतिवादी संगठनों का उल्लेख करते हैं। वह भुखमरी से कैसे बचा जाएगा, आर्थिक विषमता जैसी महामारी कैसे दूर होगी, लोगों की क्रय शक्ति कैसे बेहतर बन जाएगी, जो साक्षरता की दर है अन्य राज्यों की, केरल तो पहले से भी 100% शिक्षित राज्यों में से उसकी गिनती होती है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उनको 100% रोजगार मिल जाए, इसके लिए कौन से प्रयास किए जाएंगे? इनकी बात अमित शाह साहब नहीं करते। वह जब सुरक्षित केरल की बात करते हैं, वहां भी वह PFI और जमात इस्लामी की ही बात करते हैं। इन 2 संगठनों का नाम लेते हैं, और इन दोनों संगठनों का नाम इसलिए भी लेते हैं कि इनके नाम पर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसको तेज किया जा सकता है। सबरीमाला के मंदिर का भी उल्लेख वो इसीलिए करते हैं। क्या मंदिरों की देखभाल की भी जिम्मेदारी जो उनके आस्थावान लोग हैं, उनका जो प्रबंधन समितियां हैं, उनके जो उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी नहीं बनती है? उनके ऊपर उसकी देखरेख की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। हर जगह सरकार शामिल होगी, हर जगह सरकार हस्तक्षेप करेगी। लेकिन यह स्वाभाविक सी बात है कि अमित शाह साहब सबरीमाला मंदिर की बात का उल्लेख करें। हालांकि अब सही है कि जो सबरीमाला में चोरी की घटना हुई है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जो लोग भी उसके लिए दोषी हैं, जो लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वह इतना बड़ा विषय उसको बना दिया जाए कि उसी के आधार पर केरल के राज्य में वहां की जनता सरकार गठन करे का निर्णय ले, अपना समर्थन देने के लिए राजनीतिक दल का चयन कर ले। यह अमित शाह जी का ही तर्क हो सकता है। जब वो बात केरल में अमित शाह जी LDF और UDF को तो निशाने पर लेते ही है। उनके ऊपर उनकी आलोचनाओं में वह उनके कार्यक्रमों और नीतियों की आलोचना नहीं करते। वो अपीजमेंट की बात करते हैं कि ये दोनों गठबंधन
अल्पसंख्यक एपिजमेंट की राजनीति करती हैं और उनका ये कहना है कि किसी भी एक समूह के द्वारा एक समूह के प्रति अपीजमेंट की पॉलिसी बाकी समूह के लिए एक अन्याय है और यह उचित नहीं है। बिल्कुल सही है, अपीजमेंट किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर अमित शाह जी एलडीएफ और यूडीएफ के कार्यक्रमों की आलोचना करते, वह उन योजनाओं की बात करते जिसके कारण केरल का नुकसान हो रहा है जो उनकी दृष्टि में, तो शायद हम केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की बेहतर दखल होती। लेकिन इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। वह चाहे वो सुरक्षित केरल की बात करें, चाहे विकसित केरल की बात करें, चाहे आस्था की सुरक्षा की बात करें, बात कुल मिलाकर के ध्रुवीकरण की जाती है। वह बहुसंख्यक समाज को संबोधित करने का प्रयास करते हैं। वह अगर केरल के विकास में कोई बाधक है तो कौन से कारक बाधक है और उन कारकों को कैसे दूर किया जाएगा, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। अब सवाल यह है कि अमित शाह साहब जो सपना देख रहे हैं, वो सपना कहां तक व्यवहारिक है, वो कैसे पूरा कर सकते हैं। केरल राज्य में 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एक सीट जीती और वो मंत्री भी है। लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत है कि एक फिल्म अभिनेता की जीत है? भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों और राजनीति करने के तौर तरीकों के प्रति केरल की जनता का जन समर्थन है या एक फिल्म अभिनेता की लोकप्रियता का परिणाम था? यह विचार का विषय होना चाहिए। जिस तरीके के जन समर्थन के अमित शाह साहब उम्मीद कर रहे हैं, क्या केरल में वह मिलने का कोई भी संकेत प्राप्त होता है? आंकड़े तो उन्होंने गिनाए, अच्छे आंकड़े गिनाए कि 2024 में 11% से लेकर के और 2024 के चुनाव में 20% तक, लोकसभा के चुनाव में 20% तक मत हासिल किया बीजेपी ने। और जो अभी हाल में संपन्न हुआ है, पिछले महीने में संपन्न हुआ है पंचायतों के चुनाव, उसमें 25% मत पाने का उन्होंने लक्ष्य रखा था, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ। बल्कि जो लोकसभा के चुनाव में 20% मत मिले थे, वो 5% घट करके 14.8% रह गया। तो केरल राज्य में क्या अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी उपलब्धि हासिल कर लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एलडीएफ और यूडीएफ के आपसी गठजोड़ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की जन स्वीकृति को बढ़ा लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एलडीएफ और यूडीएफ के विपरीत बिना किसी वैकल्पिक कार्यक्रम योजनाओं को दिए केवल ध्रुवीकरण की जो अपनी कोशिशें हैं, चाहे आस्था का सवाल हो और चाहे जो पीएफआई और जमात जैसे संगठन है, इनका नाम लेकर के ध्रुवीकरण की जो कोशिशें हैं, उसके आधार पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक पाएगी? ये बड़े सवाल है। निश्चित रूप से केरल राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को केंद्रित कर रही है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के तो कोई उल्लेखनीय सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है, खासतौर से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में। पंचायतों के चुनाव में कोई इतनी बड़ी उसको सफलता नहीं मिली है, लेकिन तिरुवनंतपुरम के नगर निगम के चुनाव की जीत के बाद से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बेहतर राजनीतिक भविष्य नजर आ रहा है। यह कितना सफल हो पाएगा, यह तो चुनाव में भी साबित होगा। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं की बात नहीं करती, विकास के जो सर्वमान्य परिभाषा है उसके साथ नहीं खड़ी होती, तो केरल के लोग ध्रुवीकरण के आधार पर बीजेपी को स्वीकार कर लेंगे। मुझे यह निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं लगता। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।